तो कहानी की शुरुआत होती है लंदन से, जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बड़े बड़े ब्लॉक्स बनाए गए थे। इन टॉवर ब्लॉक्स में लोगों को रहने के लिए जगह दी गई थी। वक्त गुजरता रहा, इन टॉवर ब्लॉक्स का किसी ने ख्याल नहीं रखा और ये कमजोर होते गए। लोग यहाँ से निकलने लगे और जल्द ही ये टॉवर ब्लॉक्स गैंगस्टर्स का अड्डा बन गए। अथॉरिटीज ने कई मर्तबा इन टॉवर ब्लॉक्स को तोड़ने का डिसीजन लिया और कुछ को तो तोड़ा भी, लेकिन कुछ को वो नहीं तोड़ पा रहे थे क्योंकि वहां से लोग निकलने का नाम नहीं ले रहे थे और कुछ में उन्हें गैंगस्टर्स का खतरा था। बताया जाता है कि सेंट्री हाउस नाम का ऐसा ही एक टॉवर ब्लॉक जल्द ही तबाह कर दिया जाएगा जब आखिरी फ्लोर के लोग ये बिल्डिंग छोड़ देंगे। अब सीन कट होता है और एक रात में हमें निक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो गुंडों से बचकर भाग रहा था और उनसे बचने के लिए वो सेंट्री हाउस के अंदर ही भाग जाता है। यहाँ की लिफ्ट काम नहीं कर रही थी तो बचने के लिए उसे सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा। आखिरी फ्लोर पर पहुंचकर वो सबसे मदद की भीख मांगता है। सभी लोगों के दरवाजे खटखटाता है, लेकिन सभी लोग उसे मुश्किल में देखकर अपने दरवाजे बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लॉक भी लगा देते हैं। आखिर गुंडे भी उसके पीछे पहुंच चुके थे जो उसे मारना शुरू कर देते हैं। ये सब बेकी के घर के बाहर हो रहा था, जो ये होता हुआ देखकर पुलिस को कॉल कर देती है। इस टाइम पुलिस कॉल नहीं उठा रही थी और जब तक पुलिस कॉल उठाती वो जानती थी कि यहाँ पर कुछ बहुत बुरा हो सकता था, इसलिए वो मदद करने के लिए खुद ही बाहर निकल गई। लेकिन उन आदमियों ने तो उसको भी हरा दिया। उनकी मार से वो बेहोश होने लगी थी। उसने आखिरी सीन जो देखा था कि वो गुंडे निक को यहाँ से ले जा रहे थे। दिखाया जाता है कि पुलिस यहाँ पर अगली सुबह पहुंची थी, जिन्हें बिल्डिंग में निक की लाश मिली। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी निक के बारे में और वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बेकी के घर का दरवाजा भी खटखटाते हैं। पुलिस चाहती थी कि बेकी उन्हें गुंडों के बारे में बताए ताकि जल्द ही वो किलर्स पकड़े जाएं, पर बेकी उन्हें कहती है कि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। डिटेक्टिव उससे कहते भी हैं कि तुम्हें चोटें लगी हुई हैं, साफ मतलब है कि तुम भी उस लड़ाई में उसे बचाने के लिए शामिल हुई थी। तुम अगर पुलिस का साथ दोगी तो बहुत अच्छा होगा। बेकी डिटेक्टिव से कहती है कि आप गलत समझ रही हैं, ये चोटें मुझे गिरने की वजह से लगी हैं और मुझे निक के बारे में कुछ नहीं पता। डिटेक्टिव को गुस्सा आ जाता है क्योंकि इस बिल्डिंग में रहने वाला कोई भी आदमी उन गुंडों के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता था। वो बेकी से भी कहता है कि अगर तुम गवाही दोगी तो मैं तुम्हें पूरी प्रोटेक्शन दूंगा, तुम्हें किसी से भी कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन ये सुनने के बावजूद भी बेकी उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और इसी तरह इस मूवी में 3 महीने का वक्त गुजर जाता है। हम देखते हैं एक गैंगस्टर लोगों से यहाँ रहने का टैक्स लेने आता है और वो हर दरवाजे को खड़काता है। वो बेकी के घर का भी दरवाजा नॉक करता है, पर बेकी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती क्योंकि वो बहुत नाडर थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कपल उसको पैसे देता था अपनी प्रोटेक्शन के लिए, जबकि ऐसे ही 2 और लड़के भी उससे मदद की डिमांड करते हैं। इसी फ्लोर पर रहने वाले हमें एक और लड़के को भी दिखाया जाता है जो अकेला रहता था और अल्कोहल एडिक्ट था। और ऐसे ही बेकी की एक दूसरी नेबर को भी दिखाया जाता है जो पार्टीज करने के लिए हमेशा अपने बच्चों को अपने ही अपार्टमेंट में छोड़ जाया करती थी और बेकी के समझाने पर वो बेकी के ऊपर ही भड़क जाती है। खैर, पॉइंट की बात यह है कि इस फ्लोर पर रहने वाले सभी लोग अजीब थे। बिल्डिंग टूटने के नोटिस पर भी ये फ्लोर खाली करने को तैयार नहीं थे, उल्टा पुलिस और अथॉरिटीज से बचने के लिए वो गुंडों को पैसे देते थे। खैर, अगली सुबह का हमें दिन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि इस बिल्डिंग में इंटरनेट का कनेक्शन कट जाता है, यहाँ तक के फोन लाइंस भी कट जाती है, कोई मैसेज भी बिल्डिंग से बाहर नहीं भेज पाता। यहाँ हम बेकी को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ सोकर उठी थी और वो दोनों हंसकर नाश्ता ही कर रहे थे कि एकदम से गोली चलने की आवाज आई और बेकी के मुंह पर खून के छींटे गिरे। उसने देखा कि उसके दोस्त को गोली लगी थी और वो मर चुका था। हमें दिखाया जाता है कि दूसरी बिल्डिंग में खड़ा स्नाइपर जिसने अभी इस लड़के को मारा था वो दूसरी गोली चलाने के लिए भी तैयार था। बेकी के पास वाले ही एक अपार्टमेंट में हमें दिखाया जाता है कि एक और आदमी को गोली लग गई थी और उसका बेटा और वाइफ ये सब देखकर शॉक में रह चुके थे। ये स्नाइपर टॉप फ्लोर के सभी अपार्टमेंट पर फायरिंग जारी रखता है। एक के बाद एक लोग मर रहे होते हैं और जिन लोगों को ये सब समझ आ जाता है वो अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों से नीचे होकर छुपने लग जाते हैं। स्नाइपर की वजह से बहुत लोग मारे भी गए थे और बहुत सारे लोग जख्मी भी हो गए थे और काफी सारे लोग अब छुपे हुए थे। घबराए हुए सभी लोग अब कॉरिडोर में आ गए थे। बेकी सबसे कहते हैं कि हम सबको जान बचाने के लिए इस बिल्डिंग से निकल जाना चाहिए, पर अब लिफ्ट भी काम नहीं कर रही थी। यहाँ पर एक लड़का जख्मी डैड को अपने बाहर लेकर आता है। उसे गोली लगी थी, वो बहुत ज्यादा दर्द में था। भाई कोरिया से मेरे लिए कुछ कोरियन गोली लगी थी और वो मर चुका था। हमें दिखाया जाता है कि दूसरी बिल्डिंग में खड़ा स्नाइपर जिसने अभी इस लड़के को मारा था वो दूसरी गोली चलाने के लिए भी तैयार था। बेकी के पास वाले ही एक अपार्टमेंट में हमें दिखाया जाता है कि एक और आदमी को गोली लग गई थी और उसका बेटा और वाइफ ये सब देखकर शॉक में रह चुके थे।
ये स्नाइपर टॉप फ्लोर के सभी अपार्टमेंट पर फायरिंग जारी रखता है। एक के बाद एक लोग मर रहे होते हैं और जिन लोगों को ये सब समझ आ जाता है वो अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों से नीचे होकर छुपने लग जाते हैं। स्नाइपर की वजह से बहुत लोग मारे भी गए थे और बहुत सारे लोग जख्मी भी हो गए थे और काफी सारे लोग अब छुपे हुए थे। घबराए हुए सभी लोग अब कॉरिडोर में आ गए थे। बेकी सबसे कहती है कि हम सबको जान बचाने के लिए इस बिल्डिंग से निकल जाना चाहिए, पर अब लिफ्ट भी काम नहीं कर रही थी। यहाँ पर एक लड़का जख्मी डैड को अपने बाहर लेकर आता है। उसे गोली लगी थी, वो बहुत ज्यादा दर्द में था। वो इन लोगों से रिक्वेस्ट करता है अपने डैड को फर्स्ट एड देने की, पर उसकी मॉम उनसे कहती है इन्होंने कभी हमारी हिफाजत नहीं की, इसलिए अब इस मुश्किल वक्त में ये इस काबिल नहीं है कि हम इनकी हिफाजत करें। यहाँ पर खड़ी हुई एक बूढ़ी औरत को उन पर तरस आ जाता है और वो अल्कोहल की बोतल्स और कुछ कपड़े मांगती है उसकी मदद करने के लिए। इसी दौरान हम देखते हैं कि बेकी की वो नेबर जो हमेशा पार्टी करने के लिए अपने बच्चों को अपने घर पर अकेला छोड़ जाती थी, वो रोते हुए बाहर निकल कर आई क्योंकि उसके दोनों बच्चों को भी मार दिया गया था। और एक और जख्मी औरत भी घसीटते हुए अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती है। वो बूढ़ी औरत जो पहले गोली लगे हुए आदमी को फर्स्ट एड दे रही थी, जब तक इस लड़की के पास पहुंची तो ये लड़की जख्मों की वजह से अपना दम तोड़ चुकी थी, वो मर चुकी थी। इसी लड़की का हस्बैंड अब अपार्टमेंट के अंदर बहुत ही ज्यादा जख्मी था। वो मदद के लिए बुला रहा था, इसीलिए बेकी और डेनियल जमीन पर रेंगते हुए उसकी मदद के लिए जाते हैं। वो उसे घसीट घसीट कर उसके अपार्टमेंट से बाहर कॉरिडोर में ले आती है और वो आदमी अपनी वाइफ की मौत देखकर टूट जाता है। बेकी नोटिस करती है कि उसके साथ वाले अपार्टमेंट में रहने वाला कर्टिस अभी तक बाहर नहीं आया था। उसे बचाने के लिए ये लोग उसके अपार्टमेंट का दरवाजा नॉक करते हैं जो अभी भी खुला हुआ था। डरते हुए ये लोग उसके अपार्टमेंट के अंदर गए तो देखा कि वो तो सो रहा था। जैसे ही बेकी ने उसे उठाने की कोशिश की तो कर्टिस ने उसे दुश्मन समझकर उसी के ऊपर हमला करना चाहा, पर बेकी ने उसे समझाया कि हम तो तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। वो उसे स्नाइपर और मरे हुए लोगों के बारे में सब कुछ बताती है, लेकिन कर्टिस को यकीन नहीं आता। बेकी कहती है अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम पर्दा हटाकर देख लो, लेकिन उससे पहले हम बाहर चले जाएंगे। पॉल बेकी से कहता है बेवकूफ हो जो तुम उसे ऐसा करने को कह रही हो, लेकिन कर्टिस पॉल की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। बेकी और पॉल कमरे से बाहर चले जाते हैं और कर्टिस साइड पे होते हुए जैसे ही पर्दा हटाता है तो सामने से गोली चलती है और यहाँ पर उसके बेड पे रखे हुए तकिए फट जाते हैं, जिससे कर्टिस को यकीन आ गया था कि जो कुछ बेकी और पॉल कह रहे हैं वो सच है। इसलिए वो भी कपड़े पहनकर कॉरिडोर में निकल आता है। सब लोग अब कॉरिडोर में बैठे हुए यही सोच रहे थे कि आखिर स्नाइपर है कौन और इन लोगों को मारने क्यों जा रहा है। क्या वो इस बिल्डिंग का डेवलपर है जो इस बिल्डिंग को खाली करवाना चाहता था? बेकी कहती है नहीं, ये किसी आम डेवलपर का या आम आदमी का काम नहीं है। गोलियां दूसरी बिल्डिंग से चल रही हैं। स्नाइपर के पास एडवांस स्नाइपर गन है। ऐसी गन्स हमेशा मिलिट्री वालों के पास होती है या एजेंट्स के पास होती है। बेकी कहती है लिफ्ट्स का बंद होना और इंटरनेट और मोबाइल के कनेक्शंस इस बिल्डिंग से काटना ये साफ जाहिर कर रहा है कि जो भी इंसान यहाँ पे सबको मार रहा है वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आया है। बेकी को आइडिया आता है, वो इमरजेंसी सीढ़ियों का इस्तेमाल करके बिल्डिंग से निकलने का प्लान करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि सीढ़ियां बिल्कुल बाहर थी। अगर ये सब लोग बाहर निकलते तो स्नाइपर वैसे ही इन्हें देखकर इन्हें मार देता। एक बूढ़ा आदमी ने आइडिया देता है कि हमें यहीं रहकर इंतजार करना चाहिए तब तक के लिए जब तक स्नाइपर खुद न चला जाए या पुलिस स्नाइपर को नोटिस न कर ले। लेकिन यहाँ पर वो आदमी जिसे गोली लगी थी वो बहुत ज्यादा दर्द में था। उसकी जान बचाने के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। बेकी कहती है कि अगर किसी तरह हम एक मर्तबा नीचे पहुंच जाए तो हम बिल्डिंग के पीछे के दरवाजे की मदद से यहाँ से भाग सकते हैं। हम देखते हैं कर्टिस को, जिसे किसी की परवाह नहीं थी, उसे अपनी नींद की परवाह थी, इसलिए वो अपनी बिल्डिंग में वापस जाना चाहता था। तब वो बूढ़ा कपल जो कर्टिस को पैसे देता था अपनी हिफाजत के लिए, वो उसे कहता है कि तुम हमसे पैसे लेते रहे हो, अब हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कर्टिस जब उनकी बातों को टालने लगा तो उस बूढ़े आदमी ने उसे 2 पंच मारे, जिससे कर्टिस ऐसा गिरा कि दोबारा उठ ना पाया और हमें पता चला कि ये बूढ़ा आदमी एक्स मिलिट्री सोल्जर है। बेकी भी कर्टिस पर अपना अच्छा गुस्सा उतारती है। खैर अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये किसी तरह लिफ्ट को खोल लेंगे। डेनियल जाकर अपने डैड का टूल बॉक्स ले आता है और ये लोग बहुत ही होशियारी से लिफ्ट को खोलने की कोशिश करते हैं और जैसे ही एक लड़का लिफ्ट को खोलने में कामयाब होता है तो सामने से गोली चलकर उसे लग जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है और ऐसे यहाँ मौजूद सभी लोगों में भगदड़ सी मच जाती है। सभी लोग लिफ्ट से दूर हो जाते हैं। बेकी शीशे की मदद से लिफ्ट के अंदर देखती है तो उसे पता चलता है कि अंदर स्नाइपर नहीं था। स्नाइपर ने अंदर एक सेंसर गन लगाई हुई थी जिसकी वजह से वो दूसरा बंदा मरा था। लिफ्ट तो काम नहीं कर रही थी। इसके बाद बेकी, पॉल और कर्टिस लिफ्ट के शॉफ्ट में से होते हुए नीचे की तरफ जाते हैं।
ये लोग ग्राउंड फ्लोर के दरवाजे तक पहुंच गए थे, जहां जाकर ये लोग टूल्स की मदद से उस दरवाजे को जोर लगाते हुए खोल लेते हैं और फाइनली ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं। यहाँ से इन्हें इमरजेंसी बैक डोर खोलना था। काफी देर तक तो ये लॉक खोलने की कोशिश करते रहे, लेकिन लॉक जैसे सील था, तो यहाँ कर्टिस ने उस दरवाजे के लिवर्स को ही खोल दिया और इन्होंने पूरा दरवाजा ही हटा दिया। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ से निकलने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि इस पीछे के दरवाजे को एक बहुत बड़े कंटेनर से बंद किया गया था, जिसे तीनों मिलकर भी जरा सा भी नहीं हिला पाए। ना उम्मीद होकर ये लोग ऊपर वापस आ जाते हैं और सबको ये बुरी खबर देते हैं कि ये लोग पीछे के रास्ते से भी बचकर नहीं जा सकते। अब क्योंकि ये सारी मछली बेकी दे रही थी, तो सब बेकी से कहते हैं तुम ही कुछ सोचो, तुम्हें अच्छे आइडियाज आ रहे हैं। तो बेकी कहती है हम में से किसी को खतरा मोल लेना होगा और ऊपर जाना होगा। ऊपर जाकर हम कपड़ों की रस्सियां बनाएंगे और बिल्डिंग की बैक साइड से होते हुए सब इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाएंगे। और लेडी कहती है हम कपड़े जितने भी जोड़ ले इतने लंबे नहीं होंगे, इससे अच्छा हम फायर होस का इस्तेमाल कर लेंगे। अब इतना खतरों भरा काम करना किसे था। बातें करते करते ये लोग इस पॉइंट पे भी आ जाते हैं कि आखिर उनके साथ ये सब हो क्यों रहा है। तो यहाँ पर एक लेडी लिफ्ट के पास लगा एक पेपर उठाती है और बताती है कि ये जरूर हमारे दुश्मन की तरफ से लगाया गया है। इन 3 इमोजीज का मतलब है बुरा मत करो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। जरूर हमारे साथ हमारे ही किए का बदला लिया जा रहा है। उस दिन निक हमारे सामने मरा था, या तो हमसे कोई निक की मौत का बदला ले रहा है या पुलिस की हेल्प ना करने का बदला ले रहा है। वो लड़की कहती है कि मेरी किस्मत में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं आखिरी मर्तबा अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ। ये कहते ही वो अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है और विंडो के सामने जाते ही उसे भी शूट कर दिया जाता है। यहाँ सभी रोने लग जाते हैं और ये देखकर कर्टिस को गुस्सा आ जाता है और कहता है कितने ड्रामेबाज हैं आप लोग। आप लोगों ने कभी उसे पसंद नहीं किया था, बल्कि आप सब तो हमेशा उसे डांटते रहते थे, उसे जज करते थे कि वो अपने बच्चों को घर छोड़ जाया करती थी। आज उसके लिए आपको कैसे रोना आ रहा है। खैर इन सबको खामोश करवाते हुए बूढ़ी औरत बोलती है कि अब रात हो चुकी है, हमें एक मर्तबा दोबारा से ट्राई करना चाहिए। हम सारी लाइट्स ऑफ करके नीचे जाते हैं, स्नाइपर को पता नहीं चलेगा। लेकिन सबको ये बुरा आइडिया लगा, क्योंकि स्नाइपर जिसके पास इतनी अच्छी गन थी उसके पास नाइट विजन वाले बाइनोकुलर्स भी हो सकते थे। यहाँ कर्टिस नोटिस करता है कि जो इमोजीज स्नाइपर की तरफ से लगाए गए थे वो सिर्फ लिफ्ट पे नहीं थे, बल्कि 2 और लड़कों के घर के बाहर भी बने हुए थे। जब इन दोनों लड़कों से कर्टिस सवाल करता है तो ये दोनों साफ इनकार कर देते हैं कि उन्हें तो इस बारे में कुछ नहीं पता। तो कर्टिस जबरदस्ती उन्हें उनके फ्लैट्स के अंदर ले जाता है और उनसे पूछता है कि बताओ अगर तुम्हारी कोई दुश्मनी है या कोई मसला है। ये दोनों जब बात नहीं मानते तो कर्टिस एक लड़के की जख्मी टांग पकड़ लेता है और उसे दर्द देने लगता है और कहता है बताओ क्या तुम दोनों ही तो निक की मौत के जिम्मेदार नहीं। और यहाँ वो लड़का दर्द में कबूल कर देता है कि हाँ हमने ही निक को मारा था, क्योंकि निक ने हमारे पैसे वापस नहीं किए थे। इन लोगों को नहीं पता था कि बाहर खड़े हुए सब लोग इनकी बातें सुन रहे हैं। सभी लोगों को समझ आ जाता है कि सब कुछ जो हो रहा है उसके जिम्मेदार वो दोनों हैं। तो ये सब लोग फैसला करते हैं कि हम उन दोनों को ही स्नाइपर के हवाले कर देते हैं, ऐसे बाकी सब लोग बच जाएंगे। यहाँ कर्टिस को भी यही लग रहा था कि इन दोनों को बिल्डिंग से बाहर निकलकर अपना जुर्म कबूल कर देना चाहिए और स्नाइपर के सामने चले जाना चाहिए। लेकिन ये दोनों जब कर्टिस की बात नहीं मानते तो कर्टिस इन्हें मारने लग जाता है। मारते मारते कर्टिस एक लड़के को खड़ा करके पर्दा हटा देता है और स्नाइपर उसे शूट कर देता है। गोली की आवाज सबने सुनी थी। फ्लैट का दरवाजा बंद था। बाहर खड़े हुए लोग सब डर गए और इस फ्लैट के दरवाजे को नॉक करने लगे। यहाँ फ्लैट के अंदर कर्टिस देखता है कि दूसरा लड़का रेंगते हुए फ्लैट से भागने की कोशिश कर रहा था। उस समय वो भी घसीटते हुए उसे खिड़की के सामने ले आया। स्नाइपर ने गोली चलाई और वो भी मारा गया। कर्टिस जैसे ही बाहर आया तो बेकी उसे डांटने लगी कि तुमने ये क्या किया है। स्नाइपर को पता भी नहीं कि उसने असली मुजरिमों को मार दिया है और ऐसे अभी तक हम सब खतरे में हैं। यहाँ दूसरी लड़की कहती है नहीं, मुझे लगता है कि खतरा खत्म हो गया है, इसलिए वो अपने बेटे को लेकर यहाँ बिल्डिंग से उतरने लगती है। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश भी कर रहे थे, क्योंकि सबको नहीं लग रहा था कि स्नाइपर रुक गया होगा। बेकी उस औरत को रोकने के लिए उसके करीब जाकर उसका बाजू भी पकड़ लेती है, पर वो औरत कहती है तुम नहीं समझोगी कि अपनों को खोना क्या होता है। तुमने तो एक ऐसे दोस्त को खोया है जिसके साथ तुम एक रात भी नहीं रही। उस समय बेकी उसे थप्पड़ मार देती है। यहाँ पर खड़े हुए सारे लोग कहते हैं अगर तुम अपनी जान जोखिम में डालना चाहती हो तो डालो, लेकिन अपने बेटे को यहीं छोड़ दो, उसके आगे एक बहुत बड़ी लाइफ है। डरते हुए वो औरत भी पहले अपना हाथ बाहर निकालती है और फिर जब देखती है कि फायर एस्केप पर कोई खतरा नहीं है तो फायर एस्केप वाली स्टेयर्स से नीचे उतरना शुरू कर देती है। वो सारी सीढ़ियां नीचे उतर गई थी पर उसे कुछ नहीं हुआ था। ये देखते हुए उसका बेटा भी नीचे उतर आता है और नीचे वाले इंटरकॉम से ऊपर वाले लोगों को बताता है कि वो लोग बिल्कुल ठीक है। उसकी मॉम जैसे ही चंद कदम आगे बढ़ती है तो दिखाया जाता है कि स्नाइपर ने उन्हें शूट कर दिया था और गोली की आवाज ऊपर वाले लोगों ने भी सुनी थी।
डेनियल को पता था कि उसे बचना है। वो एक मेटल शीट को अपनी ढाल बनाते हुए यहाँ से भागने की कोशिश ही कर रहा था, पर स्नाइपर ने पहले उसकी उंगलियों में गोली मारी। जैसे ही मेटल शीट उसके हाथ से छूटी तो स्नाइपर ने उसको भी मार डाला। ऊपर बेकी और पॉल ये फैसला करते हैं कि हमें वही रास्ता अपनाना चाहिए जिसके बारे में हम पहले सोच रहे थे, यानी छत के ऊपर से रस्सियां बांधकर बिल्डिंग की बैक साइड से नीचे उतरने वाला। ये खतरनाक काम कौन करता? तब पॉल कहता है ये काम मैं करूंगा क्योंकि मेरी जिंदगी में पहले ही कोई नहीं है। ये सुनकर बेकी उसे गले लगाती है और ये लोग अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। सारे मिलकर सारे फायर होस एक दूसरे के साथ बांध देते हैं, लेकिन दोबारा बेकी नोटिस करती है कि पॉल डर से कांप रहा था। वो उससे पूछते हैं क्या तुम ये कर लोगे? तब पॉल कहता है मैं डर की वजह से नहीं कांप रहा, असल में मैं अल्कोहल एडिक्ट हूँ और मैंने पिछले कई घंटों से कुछ नहीं पिया। कर्टिस एक अपार्टमेंट में जाकर अल्कोहल लेकर आता है जिसे पीकर पॉल बेहतर फील करने लगा था। अब ये लोग मिलकर छत की तरफ जाने वाला दरवाजा एक हथौड़े से खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले बूढ़ी औरत जिसने सबको फर्स्ट एड भी दी थी, वो जैसे ही आगे जाती है तो दरवाजा खुलते ही उसे एक गोली लग जाती है और वो अपने हस्बैंड के हाथों में ही मर जाती है। उस हस्बैंड के हाथों में जो उसके बगैर जिंदा रहने का सोच भी नहीं सकता था। जो होना था हो गया था। सब लोग हिम्मत करते हुए छत के ऊपर जाते हैं और होस्ट को एक मजबूत जगह से बांधते हुए पॉल को बिल्डिंग से नीचे की तरफ उतरने को कहते हैं। पॉल ने नीचे उतरना शुरू कर दिया था। पहले पहले सब कुछ ठीक लग रहा था, होस्ट की भी मजबूती अच्छी थी। पॉल नीचे उतर रहा था, इन्हें लगा था कि सब लोग बच जाएंगे, लेकिन स्नाइपर ने इन्हें भांप लिया और होस्ट के ऊपर गोली चलाने लगा। ये देखते हुए कर्टिस सामने आता है उस स्नाइपर को चकमा देने के लिए, लेकिन स्नाइपर लगातार होस्ट पर ही गोली चला रहा था, जिसकी वजह से दूसरी तरफ पॉल जमीन पर गिरकर मारा गया। इस सब से बेकी बिल्कुल टूट चुकी थी। वो अब जीना नहीं चाहती थी, उसने हार मान ली थी। उसे बचाने के लिए कर्टिस उसे पकड़कर नीचे छुपा लेता है। बहुत मुश्किल से वो बेकी को नीचे लेकर आया तो सबने देखा कि बेकी अब बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो इस फ्लोर को ही जला देंगे, जिससे उसे उम्मीद थी कि कोई तो यहाँ उनकी मदद करने के लिए आएगा। सबको डर लगता है तो बेकी कहती है पहले कौन सा हम आजादी में जी रहे हैं, पहले भी तो मरने का ही डर है, कम से कम हम इस डर से तो निकल जाएंगे। बचे हुए सब लोग एक साथ डिनर करने का और पार्टी करने का प्लान करते हैं। ये लोग लिफ्ट की शाफ्ट से नीचे उतरने लग जाते हैं और ऊपर खड़ा हुआ कर्टिस सारे अपार्टमेंट्स में अल्कोहल छिड़कने लग जाता है। इन दोनों के नीचे सेफली उतरते ही ऊपर कर्टिस ने माइक्रोवेव में बहुत सारे स्पून्स डाल दिए थे। उसे माइक्रोवेव पे चला दिया, उसके बाद सारे अपार्टमेंट्स के चूल्हे पे चला दिए और आखिर में अखबार वहाँ फेंक कर बाहर निकल आया। जब तक वो लिफ्ट तक पहुंचा तो पहला अपार्टमेंट ब्लास्ट हो चुका था और उसका ब्लास्ट होना बाहर खिड़की से भी सब लोगों को नजर आया। यहाँ पर हम देखते हैं कि कर्टिस जब नीचे उतर रहा था तो लिफ्ट की शाफ्ट वाले लेडर्स के स्क्रू ढीले हो चुके थे, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया और उसके पांव बुरी तरह जख्मी हो गए। ये दोनों मिलकर अपने कपड़ों से ही कर्टिस को फर्स्ट एड देते हैं और ऊपर का हमें सीन दिखाया जाता है कि उस फ्लोर पर अब आग हर जगह फैलने लगी थी। थोड़ी देर में इस बिल्डिंग का मालिक अपने सिक्योरिटी गार्ड को लेकर यहाँ पर आ जाता है। इस आग को देखकर जब वो फायर ब्रिगेड को बुलाने की कोशिश करता है तो देखता है कि उसके फोन में भी सिग्नल नहीं आ रहे थे। जल्दी से वो बिल्डिंग की तरफ भागता है तो वहाँ उसे लोगों की लाशें नजर आती हैं जिन्हें रात ही स्नाइपर ने मारा था। अब स्नाइपर इनके भी करीब आ चुका था और वो उनके मुंह के अंदर गोली रख देता है। स्नाइपर उन्हें धमकाता है और हम अंदर देखते हैं कि बेकी स्नाइपर और उन लोगों की बातें सुन पा रही थी। उसे पता था कि खतरा बहुत करीब है। वो बूढ़े आदमी को कहती है कि कर्टिस को आप किसी अपार्टमेंट में लेकर छुप जाए और खुद वो लिफ्ट के पास ही छुप जाती है। स्नाइपर बिल्डिंग के अंदर आता है और वहाँ आकर एक स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है। खुद उसने मास्क लगाया हुआ था। उसने इधर उधर देखा, उसे कोई नजर नहीं आया और जैसे ही वो हॉलवे से दूर गया तो हमने देखा कि बेकी लिफ्ट की शाफ्ट से निकलकर बाहर की तरफ जंप लगा चुकी थी। बाहर डेवलपर की कार थी जिसके अंदर एक नेल गन भी उसे मिली। वो नेल गन को लेकर अंदर चली गई क्योंकि उसे अपने बाकी दोनों साथियों को बचाना था। अंदर जाते ही स्नाइपर उसका आमना सामना हो गया था। बेकी ने बगैर डरे नेल गन चलाना शुरू कर दी, जिससे स्नाइपर जख्मी हुआ और स्नाइपर ने भी उसके ऊपर गोली चलाई, जिससे बेकी का कंधा जख्मी हो गया। इस टाइम स्नाइपर भी जख्मी था तो कर्टिस और वो बूढ़ा आदमी मौके का फायदा उठाते हुए बाहर आ जाते हैं और स्नाइपर को ओवर पावर करने की, इन्हीं काबू करने की कोशिश करते हैं। स्नाइपर से उसकी बंदूक नीचे गिर जाती है और उसकी बंदूक बेकी उठा देती है। बेकी ने गन उसके ऊपर पॉइंट की हुई थी और बूढ़े आदमी ने अब उसका मास्क उतार लिया था और हमें पता चला कि वही डिटेक्टिव है जो मूवी के स्टार्ट में निक के मर्डर का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था। वो इन सब से मदद लेने के लिए आया था, लेकिन इन सब में से किसी ने भी नहीं, यहाँ तक कि बेकी ने भी उसकी मदद नहीं की थी। ये स्नाइपर बिना डरे बड़े कॉन्फिडेंस से इन सबसे कहता है कि तुम सबको मर जाना चाहिए क्योंकि दुनिया को इंसाफ दिलवाने में तुमने कोई मदद नहीं की। तो बेकी और वो बूढ़ा आदमी कहते हैं तुम्हें क्या लगा तुमने अच्छा काम किया, तुमने तो उल्टा और मासूमों को मार दिया। उन छोटे बच्चों को क्या कसूर था जिनको सबसे पहले तुमने निशाना बनाया। बेकी को गुस्सा आ चुका था, वो गोली चलाने वाली थी पर कर्टिस उसे समझाता है बेकी ऐसा मत करना,
एक मर्तबा तुमने गोली चला दी तो तुम एक कातिल बन जाओगी और हमेशा इसी टैग के साथ जिंदा रहोगी। तुम्हारा दिल पत्थर का हो जाएगा और फिर तुम्हें लोगों को मारने में तरस भी नहीं आया करेगा। एक गोली चलाने पर तुम इंसान से एक राक्षस बन जाओगी। इनकी बहस का फायदा डिटेक्टिव उठा लेता है और यहाँ से नीलगन उठा के सबसे पहले बूढ़े आदमी पर हमला करता है और फिर बेकी को पांव से खींचते हुए उससे अपनी गन ले लेता है। अब उसने बेकी को पकड़ लिया था और बेकी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी पर नाकाम थी। यहाँ कर्टिस बेकी को बचाने के लिए नीचे से ही डिटेक्टिव के ऊपर हमला करता है, लेकिन क्योंकि कर्टिस पहले से ही जख्मी था और कमजोर था तो डिटेक्टिव ने उसे भी नीचे गिरा दिया। वो आदमी अब बेकी और कर्टिस को गोली मारने वाला था। बेकी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो अपनी पास पड़ी नेल गन उठाते हुए बेदर्दी से डिटेक्टिव के सर में मार देती है, जिससे डिटेक्टिव वहीं पर मर जाता है और ये तीनों सरवाइव कर जाते हैं। मूवी के एंड पर दिखाया जाता है ये तीनों जख्मी तो थे लेकिन इस बिल्डिंग से सलामत बाहर निकल चुके थे और अब फायर ब्रिगेड भी इस बिल्डिंग तक आ गई थी। और बस यही सब दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म।